तो टॉपिक वाज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इट वाज गोइंग ऑन। और मैं आपको स्पेशल डी ब्लॉक में ना पोटेशियम डाइक्रोमेट सिखा रहा था, अगर आपको याद हो। दैट वाज गोइंग ऑन। और इसकी प्रिपरेशन हो गई थी हमारी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर वगैरह हो चुका था, खासकर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी डिस्कस हुई थी। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए। इसका स्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर भी हो गया था। इसका D3S हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब भी हो चुका था। एंगल के ऊपर लेक्चर भी हुआ था। अब आज का हमारा हेडिंग है आफ्टर स्ट्रक्चर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। द हेडिंग नेम इज नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट डाउन। आज डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और केमिकल प्रॉपर्टी से पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। द हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। पहले हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मान लो ना, एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये कैसे किसी को ऑक्सीडाइज करता है, कैसे किसी का ऑक्सीकरण करता है, पहले इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो ना, सब ध्यान दीजिएगा। देखो, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, सबको पता है इसमें क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जबकि इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी होती है? +3। देखो, इसकी स्टेबल स्टेट होती है +3। ये बात को मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी, आपको रीजन मैंने दिया था। ये +3 स्टेबल क्यों करता है? मतलब +3 में ऐसा क्या है? +3 में ना इसका T2G एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। याद है आपको ये बात? इसका T2G एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अब जल्दी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे T2G जी क्या होता है। जब किसी का T2G एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो ना, तो उसमें ट्रिमेंडस स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है वो। कहने का मतलब ये हुआ, ये अपनी स्टेट +6 से +3 करेगा ही करेगा। अब जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करना चाहते हैं, जिन्हें अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना है, वो औरों को भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब वो कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो होते हैं ऑक्सीकारक। तो आज इसी के ऊपर लेक्चर हमारा रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, ये भी आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था। जब भी ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ये कौन से मीडियम में काम करेगा? एसिडिक मीडियम में काम करेगा। इसको हिंदी में कहते हैं अम्लीय माध्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारा काम एसिडिक मीडियम में ही करेगा, ये और किसी मीडियम में काम नहीं करेगा। इसे काम करने के लिए एसिडिक मीडियम ही चाहिए। ये भी लेक्चर थोड़ा बहुत लास्ट टाइम हमारा हुआ था। ओके, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा टेंशन नहीं करना। हम पहले एक बात पे डिस्कशन करेंगे। जब ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा, तो हम एसिड कौन सा लेंगे? सब सुनो, देखो बच्चों, हम एक बात पे डिबेट करने जा रहे हैं कि एसिड कौन सा लेंगे, एसिड अम्ल कौन सा लेंगे। आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री लैब के बारे में बताओ। केमिस्ट्री लैब में ना 3 बड़े इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं, जिन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाइट्रिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, ये 3 फेमस एसिड है, इनका केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है। इनके भी दो दो टाइप्स होते हैं। दो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक डाइल्यूट होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड। एक तनु और एक सान। एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। ठीक है, मतलब समझो हमारे पास टोटल ना 6 चॉइस है इस टाइम। 6 चॉइस है। अब हमें देखना है इनमें सबसे अच्छी चॉइस कौन सी रहेगी। अब इस बात पे डिबेट करना है कि इनमें सबसे अच्छा की परफॉर्मेंस किसकी रहेगी। चलो शुरू करने जा रहे हैं कि इनमें सबसे अच्छा कौन रहेगा। लेकिन आज सब अटेंशन पे करना। पहली बात, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी भी फॉर्म में नहीं लेंगे। देखो बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं से भी सुटेबल नहीं है। सुन लो, देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं ले सकते, डाइल्यूट नहीं ले सकते, कंसिडरेट नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? देखो उसका रीजन सुनो। यहाँ पे क्लोरीन की सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपको पता होगा सबसे कम स्टेट में सब्सटेंस क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कपचायक भी है। देखो सुनो, ये एसिड तो है ही, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। पता है इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पता लगा इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। आ रही है बस समझ? इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। जबकि इसका काम यहां पर क्या था? सिर्फ क्या करना? एसिडिक मीडियम देना। देखो समझने की कोशिश करो। वही उससे रिएक्शन करने लग गया। वही उसके रिएक्शन करने से पता क्या हुआ? जिसके साथ इसको रिएक्शन करनी थी, उससे ये रिएक्शन कर नहीं पा रहा, इसके साथ करने लग गया। तो हमारी सारी रिएक्शन खराब हो गई, नहीं हो गई? आ रही बात समझ में क्या कहना चाहता हूँ? बॉयज दोबारा देखो, आप लोग क्लिक नहीं करा। मान लो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड के साथ साथ, बात मत करो, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। इस बात पे गौर करिए, एसिड के साथ साथ एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है।
इसे कहते हैं साइड रिएक्शन करना। वो अपना साइड वर्क करेगा, साइड रिएक्शन जिसे कहते हैं। आप उसको रोक नहीं पाओगे। पता लगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को के साथ वही रिएक्ट करने लग गया, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करनी थी। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा है मैं इसके साथ कैसे रिएक्शन करूं, मैं तो उससे रिएक्शन करने में बिजी हो गया। तुम्हारी सारी रिएक्शन खराब हो गई। क्यों खराब हुई? क्योंकि हमारा कंपाउंड एसिड के साथ साथ क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी था। समझने की कोशिश करो। जैसा आपने देखा, मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो पेन किलर है। चलो भी पेन किलर है, लेकिन पता प्रॉब्लम क्या है? वो ना, वो हार्ट के ऊपर भी अटैक करती है, आपको पता हो शायद। वो हार्ट के ऊपर भी अटैक करती है। मान लो कोई बार बार उसे खा रहा है, तो पता लगा वो हार्ट पेशेंट बन सकता है। तो फिर मेडिसिन बहुत सोच समझ के खानी चाहिए, आप जानते हैं। एग्जैक्टली यहां पर होता है। ये एसिड भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो इसको बिल्कुल मत लो। इसको बिल्कुल मत लो। यही प्रॉब्लम नाइट्रिक एसिड की है। देखो नाइट्रिक एसिड की प्रॉब्लम पता क्या है? ये एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। देखो ये ऑक्सीकारक है। यहां पे परेशानी क्या आएगी? पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करने जाता, पता लगा ये भी ऑक्सीडाइज करने चला गया। ये इसके काम के अंदर इंटरफेयर करेगा। इसे कहते हैं इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। देखो ये हस्तक्षेप कर रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सिर्फ इसका काम था मीडियम देना, पता लगा ये भी ऑक्सीडाइज करने चला गया। देखो नाइट्रिक एसिड भी अवॉर्डेड है। ना तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, ना नाइट्रिक लेंगे, किसी भी कॉस्ट पे नहीं लेंगे। ना डाइल्यूट ना कंसेंट्रेट, ना डाइल्यूट ना कंसेंट्रेट। अब सवाल है सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे आप? अगर आपने कंसेंट्रेट लिया, पता है इसका ड्रॉबैक क्या है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, निर्जलीकरण कर देगा। पता निर्जलीकरण करते क्या हुआ? ऐसी कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन खराब हो जाएगी, हमारी टाइट्रेशन वैसे ही खराब हो जाएगी। पता यहाँ पे सबसे अच्छा कौन है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सब सुन ले, इसकी सबसे बड़ा खास बात क्या है? ये सिर्फ ये सिर्फ एक ही काम करता है। ये सिर्फ एक एसिड है, सिर्फ एक एसिड, सिर्फ एक अम्ल है, कहने का मतलब ये हुआ। इसलिए यहाँ पे सबसे अच्छा है, ये मोस्ट सुटेबल है। ना इसको ले, ना इसको ले और ना इसको ले। अगर इन पांचों में से किसी को भी लिया, तो आपकी सारी टाइट्रेशन खराब हो जाएगी, आपके सब रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएंगे। इसलिए यहां पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सबसे अच्छा है। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक सबसे अच्छा ये रहेगा, ध्यान रखना। तो ये हमारा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। लो मैं इसको लिखवाता हूं अपने वर्ड्स में, नोट करिए। मैं बोलता हूं अपने वर्ड्स में ना, आप फिर नोट कर लीजिएगा। करें स्टार्ट? लिखो। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब ये होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में काम करता है, कार्य करता है। वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, फुल स्टॉप। फॉर इट फॉर इट dilute sulfuric acid dilute sulfuric acid is found to be most suitable for it. Dilute sulfuric acid is found to be most suitable. Dilute sulfuric acid is found to be most suitable. Most suitable. Full stop. अब इसके इनके रीजन लिखवाता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम क्या है। आप भी एक काम कर सकते हो। आप चाहे ना, देखो अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हो। HCl के बारे में लिखो, चाहे डाइल्यूट है और चाहे कंसंट्रेटेड हो। ऐसे लिखो, एसिड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको हिंदी में आप चाय कहते हैं। इसको देख के समझ जाएंगे आप कि भाई ये अच्छा नहीं है। अंडरलाइन भी कर सकते हो इसको आप। रिड्यूसिंग एजेंट सुन के पता लग जाता है कि ये अच्छा नहीं है, किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। फिर लिखिए नाइट्रिक एसिड के बारे में, ऐसे ही लिख लीजिए नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड के बारे में नोट कीजिए, चाहे वो डाइल्यूट हो और चाहे वो कंसंट्रेटेड। वो कौन है? एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी अंडरलाइन कर लो आप। इससे साफ दिख जाता है कि ये हमारे कंपाउंड के एक्शन में इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए, जो हमारा है कंसंट्रेटेड। वो एसिड के साथ साथ क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
वो डिहाइड्रेट करता है, हिंदी में करते हैं, कहते हैं निर्जलीकरण करने वाला, पानी को अब्सॉर्ब करने वाला। लेकिन जो डाइल्यूट है ना, वो सिर्फ एक एसिड, डाइल्यूट वाला सिर्फ एक एसिड है। मैं इस बात को फिर लिखवा देता हूं। अब यहां से पहले कॉपी कर लो, ये बनाना चाहते हो जैसे मैंने बनाया, आप भी बना सकते हो। एसिड के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड के साथ साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसे दिखाना चाहते हो आप बना सकते हैं, ठीक है। आई बात सबको समझ। अब नीचे लाइन लिखो, देखो मैं अब कंक्लूजन निकाल रहा हूं, निष्कर्ष निकालते हैं इसका। लिखो एज, अब कंक्लूजन आ रहा है, एज dilute sulfuric acid, as dilute sulfuric acid is only an acid, as dilute sulfuric acid is only an acid, therefore it is only an acid। इसका मतलब वो सिर्फ एक एसिड है, केवल एक एसिड है। therefore it is most suitable, as dilute sulfuric acid is only an acid, therefore it is most suitable। ये सबसे अच्छा है, कहने का मतलब है इट इज मोस्ट सुटेबल। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व। बोलो फाइनल होगी। तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए, इसके बहुत अच्छा एक्सेप्शन रीजन बनता है, आने की पूरी पूरी हो। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब कंक्लूजन हो गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड के साथ काम करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं इसके ना रिएक्शन लिखकर दिखाऊंगा, देखो बच्चों। अब देखो मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखो जरा सब अटेंशन पे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कॉन्टिन्यूसली नीट में यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ना ऐसे रिएक्शंस आएंगी, कभी आपने भी 11 12 में की होगी। कोई बोलता है इस रिएक्शन के ना रिजल्ट लिख के दिखाओ। हाँ, ना ध्यान दीजिए सब लोग, इस रिएक्शन के रिजल्ट लिख कर दिखाओ, उसको बैलेंस भी करो। इस तरह के क्वेश्चन किसी ने पूछे। अब सुनिए, देखिए देखिए, अब सुनिए, देखिए। अभी कंपटीशन में क्या होता है ना, ध्यान देना, हम रिएक्शन को ना ऐसे नहीं लिखते, हम रिएक्शन को लिखते हैं आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म, देखो आयनिक फॉर्म में क्या होता है, ये पूरा कंपाउंड ही लिखा जाएगा, सिर्फ ये लिखा जाएगा। देखो सिर्फ ये लिखा जाएगा। आपको एक बात याद होगी, हमने एक चीज सीखी थी रेडॉक्स रिएक्शन में, स्पेक्टेटर आयन। अगर आपको याद है, ये जो आयन थे ना, ये जो आयन्स है, इनका नाम है स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ दर्शक है, देखने वाले हैं, इनका कोई काम नहीं होता। देखो इनको हम हटा देते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे डाइक्रोमेट लिखेंगे, डाइक्रोमेट। याद रहे Cr2O7 2 नेगेटिव। रिएक्शन किससे कर रहा है, फेरस के साथ। देखो रिएक्शन हो रही है फेरस के साथ, रिएक्शन हमारी फेरस के साथ हो रही है, ये फेरस के साथ रिएक्ट करेगा, फेरस, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जब ये फेरस के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये अपनी स्टेट तो कर लेगा +6 से +3। तो फेरस का क्या बना देगा, फेरिक। फेरस का क्या बना देगा, फेरिक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। ये तो हमेशा अपने आप को +6 से +3 करेगा ही करेगा, फेरस का फेरिक बनाएगा। आपको हमेशा पता होगा कि जब भी फेरस का ऑक्सीडेशन होता है, फेरिक ही बनता है। देखो मैं आपको एक लिस्ट बनवा देता हूं, इसमें कुछ केसेस कवर कर देते हैं, ये आपको ना हमेशा मेमोराइज रहने चाहिए। फेरस का फेरिक, स्टेनस का स्टेनिक, स्टेनिक SN4 पॉजिटिव, ये बिल्कुल टिप्स पे हो। फेरस का फेरिक, स्टेनस का स्टेनिक। आयोडाइड का आयोडीन, H2S, H2S में सल्फर की स्टेट नेगेटिव होती है तो जीरो बन जाती है, नेगेटिव वाले का जीरो बनेगा। देखो आई की स्टेट माइनस बनती, जीरो बना दिया, H2S का सल्फर बना दिया। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट में ना कार्बन की स्टेट +3 होती है, अगर आप निकालेंगे ना, एक मिनट, देखो ऑक्जेलेट इसको बोलते हैं C2O4 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन की स्टेट +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और कार्बन की हाईएस्ट स्टेट कितनी है, +4। तो क्या बनेगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपको ये हमेशा टिप्स में होना चाहिए, किसका क्या बनना है, फेरस का फेरिक, स्टेनस का स्टेनिक, आयोडाइड का आयोडीन, H2S का S,
ऑक्जेलेट का कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, और ऐसे केस होंगे देख लेंगे। अब जैसे यहां पर हुआ देखो, डाइक्रोमेट ने कुछ को तो क्रोमियम बना लिया, फेरस का फेरिक बना लिया। अब एक बात और सुनो, जब क्वेश्चन यहां से कंपटीशन में आएगा ना, बोलेंगे इसको बैलेंस भी करके दिखाओ। अब देखिए हमने रेडॉक्स रिएक्शन यहां पढ़ा है, आपको बैलेंसिंग करनी उस टाइम भी सिखाई थी, मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए, फिर दोबारा से नहीं हो, क्योंकि फिर अगली ब्रांच स्टार्ट हो जाएगी, उसमें बैलेंसिंग का काम ही नहीं होता है। आप बताओ इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर 1 है, तो कई लोग भूल गए हैं। एन फैक्टर क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। अगर ये +2 से +3 हुआ तो 1 का चेंज आया, एन फैक्टर 1। किसी को पता है इसका एन फैक्टर कितना है? नॉट 3, एन फैक्टर यहाँ पे 6 है। आप एक बात भूल रहे हैं, एन फैक्टर डिफाइन पूरे मोलिक्यूल के लिए होता है। देखो यही तो प्रैक्टिस होती है, अब आप भूलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जब ये +6 से +3 हुआ, 3 का डिफरेंस आया, लेकिन यहाँ पे ऐसे दो क्रोमियम थे, 2 3 6, 2 3 6, हम दोनों क्रोमियम के लिए काम करेंगे, वो चेंज एक के लिए आया हुआ है। देखो एन फैक्टर 6 हुआ, इनका रेशो कितना हुआ? 6:1। तो इनका मोल्स रेशो कितना होगा? 1:6। गुड। देखो आपको बातें बताई गई थी, आपको एक बात सिखाई थी मैंने बैलेंसिंग करते हुए, तो एन फैक्टर का रेशो होता है ना, एन फैक्टर का अनुपात होता है, वो मोल्स रेशो का उल्टा होता है। ये बात आपको उस टाइम ही बढ़ाई गई थी। ठीक है, देखो इन चीजों को ना दिमाग में सेट करो, बैलेंसिंग की बैकबोन ये है, बैलेंसिंग इस फंडामेंटल से होती है। अगर किसी को ये फंडामेंटल पता है तो वो बैलेंसिंग कर दे आराम से, वरना दिक्कत आती है। अब जैसे इनका अनुपात सबको पता है, रेशो 6:1 है, तो मोल्स रेशो 1:6, 1:6। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 आएगा। बोलो ये बात सबको आई है समझ? अब देखो इस पर डिबेट नहीं कर सकते, ये रेडॉक्स सेक्शन में था, आप वहां पूछते, कोई भी डाउट होता। अब जैसे ही मैंने यहाँ 1 लगाया, यहाँ पे 2 क्रोमियम आ गए, तो यहाँ 2 लगा दिए। यहाँ पे Fe6 है तो यहाँ पे 6 लगा दिए। देखो आप, अब ये स्टेप दो कितना इंपॉर्टेंट रहा, इसने क्रोमियम और आयरन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, को बात तो मेरे से बताओ, इसने क्रोमियम और आयरन को बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, तो यहाँ पे 7H2 लगा दो, यहाँ पे 7H2 लगा दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 14। तो आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे 14H+, 14 प्रोटोन, बिकॉज यू आर वर्किंग इन द एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। ये डाइक्रोमेट के लिए फिक्स है, उसको तो हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करना है। देखो आपको चेक करना, आप चेक भी कर सकते हो, आपकी इक्वेशन 100% बैलेंस भी हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो देखो नीट में तो कॉन्टिन्यूस कॉलम है बैलेंसिंग से, बैलेंसिंग के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से आए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एन फैक्टर रेशो इज रेसिप्रोकल ऑफ मोल्स रेशो, आपको ये फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एन फैक्टर रेशो रेसिप्रोकल ऑफ मोल्स रेशो, लो कॉपी करो इसको प्लीज। अब आगे सारी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे एक आपसे भी करवा के देख लेते हैं, किसी को बोलना नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक की बुक है क्या? पीछे गर्ल्स बात ना करके ना चुपचाप इसे कॉपी करिए, टाइम ना वेस्ट कीजिए। डाइक्रोमेट हमेशा एसिडिक मीडियम में काम करता है, अपनी स्टेट +6 से +3 करता है। बाकी ये लिस्ट आपको लर्न हो, ये बिल्कुल लिस्ट आपको याद हो, और भी इसमें नए केसेस आ सकते हैं, उनको हम कर लेंगे अब जब भी सिचुएशन बनेगी। और आपको इक्वेशन आयनिक फॉर्म में लिखनी है, आयनिक फॉर्म। सबने कॉपी कर लिया?
देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा। किसी को भी डाउट हो ना मेरे से पूछिए, आपस में ना बात नहीं करनी है, अच्छी बात नहीं है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे से बोलो, कुछ चीज समझ आए मैं समझाता हूँ। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना। एलिमिनेट करें। एंड फैक्टर रेशो द रेसिप्रोकल ऑफ मोल्स रेशो क्लियरली मेंशन। देखो अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, इसके ऊपर बैलेंस थोड़ा लगेगा कि ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ओके रब कर दूं। डन। डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट की रिएक्शन हो रही है स्टेनस के साथ। देखो अब इसके रिजल्ट्स क्या बनेंगे आप खुद सोचो। ओके मुझे ना बताना, और मुझे प्रॉपर बैलेंस करके दिखाना। ठीक है। हमारा एम है पूरी इक्वेशन की बैलेंसिंग हो। और एक चीज और है, देखो एक मिनट, देखो एक बात और है। आप जब बैलेंस वगैरह कर लेंगे वट एवर जो भी होगा, देखो यहाँ पे ना कुछ कॉफिशिएंट्स आएंगे। देखो यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट्स आएंगे पक्की बात। आप मुझे एक काम करके दिखाना। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू बताना। चलिए ऐसे मैथमेटिकली जैसे जेई करता है ना, ऐसे कर दिया हमने। ऐसे होता है कॉम्पिटिशन में। आप मुझे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इसकी वैल्यू बताना। चलिए जरा सब लोग करें, देखते हैं कौन करके दिखाता। बंडल करिए करिए, सब अपने पॉजिटिव हो गए फर्स्ट। चलिए पहले तो रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स के बाद बैलेंसिंग करिए। तो वहां पे जो कॉफिशिएंट्स आएंगे ना, एक का नाम एक्स रखा है, एक का नाम वाई। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। आप इसके रिजल्ट सीख लें, बैलेंसिंग कर लें, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। सही भी आपने शॉर्ट रिजल्ट सही लिखे। अब दोनों के एन फैक्टर्स निकालो। रिजल्ट रिजल्ट तो क्लियर है, देखिए बताओ रिजल्ट्स में क्या क्या बना है। क्या बन गया स्टेनस का, स्टैनिक। और वो क्या बन गया, क्रोमियम 3 फॉस्फेट, है ना, यही किया होगा आप लोगों ने। वो क्रोमियम 3 फॉस्फेट। हाँ, एक मिनट। और मैंडन देखो देखते हैं जो भी आंसर आता है। देखो ये इसके आंसर, ये रिजल्ट लिख दिए हमने। अब बैलेंस कर रहा है। देखो पीछे मत बोलो, अपने आप ना जरा देखो, खुद अपने आप एफर्ट्स करो। पहले सही गलत तो बात की बात है, सब एक कोशिश करके दोनों के एन फैक्टर निकालें। मुझे ना बताइएगा, मुझे नहीं बताइएगा, मेरे को नहीं सुनना है। आप दोनों के एन फैक्टर निकालें सब लोग, जिनको नहीं आ रहा बिल्कुल भी, जो बिल्कुल इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे, मत बोलो। बस आप पूरा कर लो, पूरा कर लिया आपने। डन डन, बस आराम से बैठो आप। वॉइस साइड नहीं किया। दोनों के एन फैक्टर निकालो, कितना है एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर कितना है, 6। उधर कितना है, 2। कॉन्फिडेंट ना, वेरी गुड। देखो अभी चेक करते रहो, चेक करते रहो सब बच्चे, 6 और 2 आ रहा है ना। देखो बीच में नहीं बोलना, सब इसका रेशियो निकालो और मुझे मोल्स रेशियो बताओ। मुझे नहीं बताना, पीछे मत बोलना। मुझे नहीं पता प्लीज, मैंने पूछा नहीं मैडम आपसे, किसी से पूछा नहीं मैंने। मेरे को मोल्स रेशियो बताओ, बताओ आप बताओ मिस्टर अली। आप बताइए, आई थिंक कबीर अली। इसका मोल्स रेशियो कितना आया। अब जो पूछा उसका आंसर दो, मोल्स रेशियो कितना है। कौन पीछे आपको बोल रहा है ऐसे, आप बताओ कितना है। 2 6 क्या होता है, आप बताओ, कॉर्नर में बैठी है, मोल्स रेशियो कितना, पीछे मत बोलिए। जिससे पूछो, एक मिनट प्लीज बोले दो। 2:6 को आप 2:6 ना बोल के ना 1:3 बैठ जाइए, बैठ जाइए। इनका रेशो होता है, जब आपसे कहना इनका रेशो, तो सिंपलेस्ट रेशो निकालना होता है। इसको सिंपल कर दो, काट दो, कट सकता है। 3:1, तो मोल रेशो हुआ 1:3। जब आप बैलेंस करेंगे ना, देखो सब ध्यान दो, ऑटोमेटिकली इस जगह 1 आएगा और इस जगह 3 आएगा। बताओ ये सब कर रहे हैं, आगे का काम करो, आगे वाला काम जल्दी जल्दी करो अपने, कर ले, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आ रहा है मैं उनको कह रहा हूँ। क्या है आपका आंसर फाइनली, 4 आ रहा है फाइनल आंसर। मे बी 4, मे बी 4। आप लोग वॉइस करो। 4:1 दैट इज 4।
है ना, 4:1, दैट इज 4। कोई बात नहीं, आपने बैलेंस किया, अब आगे बैलेंस करो सब लोग। यहाँ वन लगाने से क्या लगाया आपने, और यहाँ क्या लगाया था, 3। अब आप देखो एक चीज समझ रहे हैं, देखो एक मिनट रुकेंगे सब बच्चे। अब आप चाहे ना पूरा बैलेंस भी ना करिए, लेकिन मैंने तो आपसे एक्स और वाई पूछे थे। आ रही मेरी बात समझ, पूरा बैलेंस भी ना कीजिए, टाइम किल हो रहा है। मैं इसको पूरा बैलेंस करूंगा, मैं ऑक्सन भी ऐड करूंगा, एच प्लस भी ऐड करूंगा, वाई। मेरे से तो एक्स और वाई पूछा गया था, ये एक्स है ये वाई है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 1+3 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये पूछा गया था ना, तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी, हमारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गई। सबको पता है ऊपर 16 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिशन। आई बात समझ? तो इसमें बैलेंसिंग करने की आर्ट आती है, एंड फैक्टर निकालने आते हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन करवाते हैं, चैलेंज है, देखो उससे करवा देखते हैं, ओपन चैलेंज सबके लिए, कि कौन करके दिखाएगा उस प्रॉब्लम को। लो इसको अब रब कर दूं, है ना, सब बच्चे नोट कर चुके हैं। देखो अब एक कॉलम है आपके लिए, ओपन चैलेंज, देखते हैं कौन अपनी क्रिएटिविटी से करके दिखाता है। बिल्कुल आईआईटी की कॉलम है, और आईआईटी का टेस्ट है ये। और देखो कोई आपकी हेल्प नहीं है इसमें, आप रिजल्ट्स निकालो, रिजल्ट्स निकालो, वट एवर जो भी बनेगा आपका कंसर्न है, मुझे तो बस आप बैलेंस करके दिखाओ, बैलेंस करके दिखाओ। मुझे तो फाइनल बैलेंसिंग चाहिए इस बार, कैरी ऑन। चलिए चैलेंज है आपके लिए ओपन, देखते हैं कौन करके दिखाता है। सवाल नहीं की जाएगी कि बोला तो भाषण कुछ अच्छे से करते हैं। ये आनंद के टेस्ट से मिलेगी कॉलम आपसे। नाइट्रोमेट प्लस FeC2O4, हमारा ये की सिचुएशन में क्या बने, ये डिसाइड करना, बैलेंस बैलेंस करना, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखते हैं, आप लोग कीजिए पहले, जल्दी से लोग करना चाहते हैं कर लो। मेरे बच्चे हो गया, देखिए
चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक तो ये तो पक्का है, क्रोमियम आयन बनेगा। ये रिजल्ट्स क्या क्या बनेंगे? Fe2O3, Fe3 प्लस, और वेल डन, वेरी वेरी गुड, वेल डन। देखो बिल्कुल सही किया, फेरस का फेरिक बनेगा, शाबाश। और ऑक्सिलेटरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, दैट इज 2। अब रुकिए, अभी तो एक स्टेप और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका इनफैक्टर कितना है? 6। इसका इनफैक्टर कितना है? इसका इनफैक्टर कितना है? अगर इनफैक्टर सही निकलेगा तो ही बैलेंसिंग ठीक होगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगी। जल्दी बताओ, इसका इनफैक्टर कितना? बात पक्की? 3 है पक्का? सही बात है, 3। देखिए, यहाँ पे तो चेंज 1 का आया, और यहाँ पे चेंज जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। +3 से +4 हुआ ना, चेंज 2 का आ रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए चेंज 2 का आ रहा है। तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया? 3। आ रहा है सबको समझ? यहाँ पे एन फैक्टर 6 और यहाँ पे एन फैक्टर 3। बताओ, क्लियर है सब बच्चों को? चेंज कितने का है? मतलब रेशो कितना, रेशो बताओ। इसका रेशो 2:1, तो मोल्स रेशो। हाँ बस बस, अब तो आप कर लेंगे, आई थिंक सो। अगर यहाँ 1 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, और यहाँ पे 2 लगाने से एक्चुअली भी 2। कार्बन कितने हो गए? 4। दैट्स इंपॉर्टेंट। आ रहा है सबको समझ? आगे ये ऑप्शन बैलेंसिंग सिंपल। 8 + 7 15। 4 2 8, 7 शॉर्ट है। 7 2 क्या? वेल नोन है, C2O4 जो होता है इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। आप इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए। कार्बन को X मान लीजिए, ऑक्सीजन -2 होता है, सम -2 आ रहा है। तो देखिए, सॉल्व करने से +3 आता है। ऑक्सिलेट में कार्बन की स्टेट +3 है, इसका नाम ऑक्सिलेट आयन है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसको देख के आप पहचान जाया करें। इसमें कार्बन की स्टेट +3 है, और जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन की स्टेट कितनी बन जाएगी? +4। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेट हमेशा +3 से कितनी होगी? +4। दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल। आया सबको समझ? अच्छा, आगे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की बात चल रही थी। मैंने 7H2 लगाए थे। बताओ, हाइड्रोजन उधर 14 हो गए तो यहाँ 14H+ लगाने। चलिए, आपको उम्मीद है बैलेंसिंग करनी आ गई। इसकी प्रैक्टिस करिए एज मच एज यू कैन। जल्दी किसी को कॉपी करना करिए फटाफट। ठीक है? अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सिर्फ एक पॉइंट और है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक पॉइंट और रह गया, उसको डिस्कस करते हैं, फिनिश हो जाएगा फिर हमारा। डाइक्रोमेट से रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं, और फिर हमारा डाइक्रोमेट पूरा हो जाएगा। देखो, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर हो गया? सब नोट कर लिया? अब एक लाइन लिखिए सब लोग, एक लाइन लिखिएगा। देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड इज प्रेफर्ड ओवर सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर सोडियम डाइक्रोमेट। Potassium dichromate is preferred over sodium dichromate, as sodium salts are sodium salts are hygroscopic in nature. As sodium salts are hygroscopic in nature. Therefore, 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 their concentration changes. Therefore, their concentration changes. Concentration changes. और इवन चाहे आप ऑब्लिक करके ना वेट कर देना, वेट चेंजेस। देखो, मेरा इसका मीनिंग समझना सब बच्चे, तो ध्यान देना। कंसंट्रेशन ऑब्लिक वेट कर देना। कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, वेट भी चेंज हो सकता है। अब देखो, इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। चले स्टूडेंट्स पे अटेंशन है, देखें। चले बॉयज, देखो आपके पास दो कंपाउंड है, एक का नाम तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एक सोडियम डाइक्रोमेट है। जरा सुनिएगा ध्यान से। लैब में दोनों अवेलेबल है, आपकी केमिस्ट्री लैब में मान लीजिए दोनों है। बात मत करिए, आप ना इसको यूज कीजिएगा। सुनो, पहले सेंटेंस का मतलब है कि इसको प्रेफरेंस मिलेगी, हम इसको इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज।
इसको इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। वाई? इसको प्रेफरेंस क्यों है? अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये ना सोडियम है, इसमें सोडियम। पता है सोडियम सॉल्ट में प्रॉब्लम क्या होती है? आप जब इनको एयर में छोड़ देंगे ना खुला, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी को अवशोषित करेगा। इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सुनो एक मिनट ध्यान से। इसे पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब पानी इसमें चला गया है। देखो आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपकी जैसे ये चीज कहाँ होती है। आपने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कास्टिक सोडा देखा है? कास्टिक। आप कभी मार्केट से ना ये केमिकल परचेज करना, NaOH। इसको मार्केट में कास्टिक कहते हैं, कास्टिक। आपने कास्टिक खरीदा एक दुकानदार से। जब दुकानदार उसको तोलेगा ना, उसकी वेइंग करेगा, वो तभी गीला हो जाएगा। उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा हल्का हल्का सा। अब बोलोगे सब पानी कहाँ से आ गया? वो एनवायरमेंट से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम सॉल्ट में कमी होती है, ये बाहर से पानी एब्जॉर्ब करेगा। पता पानी एब्जॉर्ब करते क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन बदल जाएगी, इसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन खराब होगी, इसका वेट ही खराब हो गया। देखो वेट भी बदल गया, कंसंट्रेशन भी बदल गई, और इससे हमारी टाइट्रेशन गलत हो जाएगी, हमारे सारे आंसर गलत आएंगे। इसके साथ क्या प्लस पॉइंट है, ये पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, ये ऐसा कैसे ही रहता है। तो ये इससे अच्छा है। अरे बस समझ, इसका पानी एब्जॉर्ब करना इसके लिए अच्छा होने का इंडिकेशन नहीं है, ये हमारी टाइट्रेशन को गलत कर सकता है। तो ये पहला सेंटेंस प्रॉपर नोट कर लो, उसको पढ़ भी लो, समझ भी लो क्या कह रहा हूं मैं आपसे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा पूरा हो चुका है, दैट्स फिनिश। ओके, अब इसके बाद नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, पोटेशियम पर मैग्नेट। पढ़ लो, देखो अच्छे से ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट बैठे को डाउट हो बता दिया करो, कोई वर्ड क्लियर ना हो। हाइग्रोस्कोपी का मतलब होता है पानी को सोखने वाला, पानी अब्जॉर्ब, ऐसे लिख लिया करो, हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। देयर कंसेंट्रेशन ऑब्लिक वेट चेंजेस। बता दूं? ठीक है बच्चों, होप सो क्लियर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, लीजिए फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। नोट कर लीजिए। अब शुरू करने जा रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं इसको, पर मैग्नेट। और नाम होता है इसका, फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 कहते हैं इसकी। चलिए इसके बारे में नोट करते हैं कुछ बातें। देखिए, ये भी कौन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब नोट मत कीजिएगा प्लीज। ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनो, इसकी एक खास बात है। देखो जो चीज पोटेशियम डाइक्रोमेट में नहीं थी, इट वर्क्स, इट वर्क्स इन ऑल द मीडियम्स। ये सभी माध्यम में कार्य कर लेता है। देखो स्टूडेंट्स, इसकी सबसे खास बात है सारे मीडियम में काम करना। अभी को लिखे मत, बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से मीडियम में काम कर रहा था? सिर्फ एसिडिक। ये एसिडिक के अंदर भी काम कर लेता है, बेसिक के अंदर भी काम कर लेता है, न्यूट्रल के अंदर भी काम कर लेता है। देखो तीन तरह से ये काम कर सकता है तीनों मीडियम में, ये इसकी स्पेशलिटी है। एक बात और सुनिए, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में लेंगे, अम्लीय माध्यम में, पीछे वॉइस है यार, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज यहाँ पर देखो। जब ये एसिडिक मीडियम में काम करता है ना, ये अपनी स्टेट +7 से +2 करता है, +7 से +2। ये इसकी सबसे खास बात है, +7 से +2, अगर एसिडिक मीडियम में इसको यूज किया तो। अगर आपने मीडियम लिया न्यूट्रल, न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल मीडियम ओपन करेंगे, तो ये अपनी स्टेट +7 से +4 करेगा। देखो ये लर्न करना पड़ता है, ये चीजें ऐसी होती है जो मेमोराइज करनी पड़ती है, इनके बहुत अच्छे रीजंस हमारे पास नहीं होते। या तो हम इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करें, वो डेटा वेटा नहीं है हमारे पास। और जहां मीडियम बेसिक होता है ना, +7 से +6 करता है। देखो सबसे मेन चीज है, एक सिमेट्री बनी हुई है, एक समानता है, दो दो का डिफरेंस है। +7 से +2, +7 से +4, +7 से +6। याद भी करना आसान, हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको दिमाग में सेट करिएगा। एक काम की बात और है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, देखो अटेंटिव हो जाइए, कुछ चीजें बड़ी क्रूशियल है। ये न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम को हम यहाँ पे वीकली एल्कलाइन भी कह सकते हैं। वीकली एल्कलाइन, बहुत ही दुर्बल अक्षारीय माध्यम, ये भी कह सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ,
न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन का एक ही मतलब है, न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन। कोई अगर कहता है ना वीकली अल्कलाइन, तो आप उसको न्यूट्रल ही मान के चलिएगा, वीकली अल्कलाइन। और जो ये वाला मीडियम है ये स्ट्रांगली अल्कलाइन है, ये बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही प्रबल। ये बातें ना टॉपिक में बोली जाएंगी, तो आपको समझना होगा। किसी ने अल्कलाइन वीकली अल्कलाइन कह दिया तो आप न्यूट्रल वाला केस लेके चलना। जहां स्ट्रांगली अल्कलाइन, अगर वही वर्ड बोलता है ना स्ट्रांगली, समझ जाना ये वाला केस है। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ता है। एक काम की बात एक और है, जरा सुनिएगा ध्यान से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और है। आपने कभी इसको ना देखो, सब लोग 12th पास आउट है और इवन आपने बीएससी भी कर रहे हैं कहीं लोग तो, ये टाइट्रेशन में बहुत यूज किया हुआ केमेनो को। ये पिंक पर्पल कलर का होता है ना, पर्पल कलर, पिंक कलर, कुछ भी कह सकते हो आप। जब ये टाइट्रेशन करता है ना एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, ये कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है? कलरलेस। आपने कभी देखा होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं केमेनोफोर का, उसका रंग गायब होता रहता है, तो ये कलरलेस होता है। +7 में ये पिंक कलर का है, +2 में कलरलेस है, कलरलेस, रंगीन। हाँ, अगर आपने न्यूट्रल मीडियम में लिया तो ये ब्लैक कलर का होता है। ये जो कंपाउंड होता है ये ब्लैक होता है, और ये जो कलर होता है ये ग्रीन होता है। देखो ये कलर हटने पड़ते हैं। इसको इसको मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट, अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये कलर लर्न करके ना बहुत हेल्प मिल जाती है, हमारे क्वेश्चन क्रैक करना आसान, खासकर जेई की प्रॉब्लम तो बहुत सारी कलर बेस्ड ही होती है। तो ये थोड़ा सा ना, मतलब आपको यहाँ पे ना अटेंटिव होने की जरूरत है। तो ज्यादा इसमें टेंशन नहीं, थोड़ा सा रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बातें याद हो जाती हैं, और प्रॉब्लम्स करो दबा के। प्रॉब्लम्स करिए, ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। एक बात मुझे और शेयर करनी है, सुनो सुनो। अब किसी ने बोला ये तीनों मीडियम में काम कर रहा है, तीनों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कहाँ है? तो आपको मैं, नो नो नो, तीनों में बेस्ट परफॉर्मेंस है वो न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल, न्यूट्रल के सबसे ताकतवर है ये, फिर एसिडिक मीडियम, और फिर बेसिक मीडियम। जिसका फैक्ट है, मैं आपको इसको डेटा के बेसिस से प्रूव करके दिखा सकता हूँ। इसके ट्रिक याद करें ना, एनएबी, नैप, ऐसे याद कर लेना, इसको आप भूलोगे नहीं। किसी ने पूछ लिया कि किस मीडियम में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, न्यूट्रल मीडियम में। उदासीन में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद एसिडिक, फिर बेसिक। तो इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें ना। अभी करेंगे इसको फिर ढंग से और डिटेल में, इतना पार्ट कॉपी करिए। इतना पार्ट कॉपी करिए, मत बोलिए, जल्दी से नोट करिए। जहाँ पे देखो अब कुछ कर नहीं सकते ना, मतलब बार बार फिर डेटा की हेल्प लो, प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है। देखिए, थोड़ा आपको केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च तो करनी नहीं है, आप कौन सा केमिस्ट्री फील्ड में जा रहे हो, अपना एम एंड नीट क्रैक करना। थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़े, कर लेंगे। अपना मेन देखो, अपना एम क्या है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना होता है, कर लेंगे, कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। मेन बात है सिमेट्री बनी हुई है, याद भी करना आसान है। इट वर्क्स 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 में करता है, कार्य करता है। लाइट पिंक कलर लाना होता है, वो तब आता है जब इसकी एक ड्रॉप एक्स्ट्रा जाती है। जब एक केमेनोफोर रिएक्ट करता रहता है तो कलरलेस ही होता है, देखा आपको याद होगा, टाइट्रेशन पहले कलरलेस होता है। जब ऊपर से एक ड्रॉप फालतू आती है तो पिंक कलर आता है, वो ड्रॉप एक्स्ट्रा होती है, वो टाइट्रेशन का एरर वाला पार्ट होता है। तो अभी कहते हैं लाइट पिंक कलर आना चाहिए, डार्क पिंक क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे एरर ज्यादा आ जाएगी। तो जितना लाइट से लाइट आएगा उतना अच्छा। लेकिन उससे पहले वो कलरलेस हो रहा होता है, वो ये सिचुएशन होती है। वो +7 से +2 बन रहा होता है। +2 में कलरलेस है, रंगहीन, याद रखना इस बात को। ठीक है बच्चे, कोई किसी को कंफ्यूजन ना हो, बात मत करिए, मत बोलिए नेसेसरली। बताओ कुछ चीज समझ आया, बताओ मेरे से बोलो। ये लिखा है कलरलेस, रंगहीन, ब्लैक, ग्रीन। और न्यूट्रल को हम वीकली अल्कलाइन भी कह सकते हैं, दुर्बल अक्षारीय माध्यम। न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन। और जो अल्कलाइन नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, प्रबल अक्षारीय माध्यम है। ध्यान रखिएगा, प्रबल अक्षारीय माध्यम। किस सवाल है बताओ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर है।
थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, कोई लॉस नहीं है। तो मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कंपेयर कर दी, इनकी ऑक्सीकरण क्षमता, ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ है, कमजोर कहाँ है, सब बता दिया मैंने आपको ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कंपेयर हो गई। कुछ कहना बताओ पीछे बॉयस, माइंड में कोई भी डाउट मत रखो। बताइए, बोलो बोलो, कुछ समझ नहीं आ रही। कलरलेस, दैट्स अ कलरलेस न्यूट्रल एसिडिक बेसिक नैब। ये मैंने ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर की है, ऑक्सीकरण क्षमता, ज्यादा पावर न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है ना। इसके लिए डिपेंड करता है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ता है, वो मैंने कहा ना, हमने चेक करा हुआ है। तो आप सीधा इसको लर्न कर लीजिए। लेकिन लेते हैं, लेकिन वो जो वाटर होता है ना, उसमें हल्का सा एल्कलाइन मीडियम डाला हुआ होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, वरना फिर केमेनोफोर के डिकम्पोज होने के चांस होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है, उम्मीद है ये सबको आया समझ। अगले स्टेप पे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आए अगले स्टेप पे, सब नोट कर चुके। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन। चलिए इसको रब कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है इसमें। देखो केमेनोफोर की एक खास बात है, केमेनोफोर में एमएन की स्टेट +7 है। देखो +7 में इसके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो बच्चों, इसके पास एक भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी ये कलर्ड है, तब भी ये रंगीन है। याद है आपको, 2 दिन पहले की बात आपसे कही थी। ये कलर्ड एक स्पेशल फिनोमिना की वजह से, उसका नाम था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। देखो मैंने आपसे कहा था, एक तो कलर का रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन, वो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल फिनोमिना प्ले करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और ये चार्ज ट्रांसफर कौन सा होता है, लिगेंड टू मेटल। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इट इज कलर्ड, आप सेंटेंस देखेंगे, इट इज कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, शॉर्ट में कहते हैं सीटी स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इट इज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इस सेंटेंस नोट करो। और ये चार्ज ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, लिगेंड टू मेटल। ये चार्ज ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई फैन बट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सब सेटिस्फाइड होपफुली, इसको भी कर सकते हैं। कलर्ड, डॉक्टर साहब थोड़ा सा सोचो ना भी होगा ना, ऐसा थोड़ा बिल्कुल ही, इसमें सुन नहीं रहे हैं आप ध्यान से। मिस्टर कबीर अली, आई थिंक क्लियर, होप सो फाइनल हो गया, ये स्टेटमेंट ही फाइनल है। अब इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, हेडिंग इज ऑफ प्रिपरेशन। देखो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम नोट मत कीजिए थोड़ा सा, देखो ट्रिकी पॉइंट है ना, ध्यान देना। देखो ना, अटेंशन पे करना। इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं, देखो इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम, देखो आपको याद होगा जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ओर की हेल्प से बनाया था, क्या था उस ओर का नाम, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर, उस ओर का नाम था क्रोमाइट। वाइज में से किसी को पता है क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मिस्टर कबीर, आप ही बताओ क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला, नोट्स मत देखो। 10 में से लास्ट में किसी को पता है, हाँ बताओ। वेरी गुड, उसमें कौन कौन सी मेटल पार्टिसिपेट कर रही है, आप ही बताओ, कौन कौन सी मेटल्स पार्टिसिपेट कर रही है, एक मिनट बोलने दो ना, कौन कौन सी मेटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लीज प्लीज बोलने दो ना। हाँ बताइए, भूल गई, फॉर्मूला तो आप बता रही हैं, देखिए आपने देख के बता दिया, तो फिर आप बता दीजिए। Fe का मतलब आयरन होता है और Cr का मतलब क्रोमियम होता है, आयरन एंड क्रोमियम। ऐसे भी तो रटेंगे ना, हम सोचेंगे ना, जब आपको याद है FeO Cr2O3, वेरी गुड, तो आप कहते हो उसमें आयरन और क्रोमियम है, ऐसे भूलना और याद करना तो कुछ था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, वेल डन। ऐसे ही इसको बनाते हैं फ्रॉम पायरोलुसाइटोन, किससे बनाते हैं, पायरोलुसाइट, नोट मत कीजिएगा, ये कोर का नाम है पायरोलुसाइट, इसका फॉर्मूला होता है MnO2,
देखो ये ओर होता है मैंगनीज का, वो और किसका था? वो था क्रोमियम का, FeCr2O4। वो और ना क्रोमियम का था, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स अ ओर ऑफ मैंगनीज। ओके, इसका नाम है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट एक साथ कॉपी करेंगे। देखो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, ओर को ना एक एल्कली के साथ फ्यूज करेंगे। याद है ये स्टेप हमने वहां पे भी किया था। देखो एल्कली के साथ फ्यूज कर रहे हैं, इस पूरे मिक्सचर को लेके ना बहुत गर्म करेंगे, बहुत हीटअप करेंगे। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिए सब बच्चे, यहाँ पर देखें। ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको ना ऑक्सीडाइज करती रहेगी। बताना इस टाइम Mn की स्टेट कितनी है? +4। इसको बढ़ाएगी, +4 से ऊपर +5 ले जाएगी, +5 से ऊपर +6 ले जाएगी। बट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह मीडियम कैसा है? स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक, नॉट ओनली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में कौन सी स्टेबल स्टेट थी? +6। जब ये +6 पे आएगा ना, प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन जैसे ये +6 में आएगा, इसमें करेक्टर आ चुका होगा एम्फोट्रिक, ये एकदम से रिएक्ट कर जाएगा और पता क्या बन जाएगा? K2MnO4। क्या बनता है? K2MnO4। एक मिनट आप चेक करो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इसने अपनी स्टेट कितनी करी है? +6। ये बात नोटिसेबल है। क्यों बना K2MnO4? इससे ऊपर क्यों नहीं बना, इससे नीचे क्यों नहीं बना? क्योंकि मीडियम कैसा था? स्ट्रांगली बेसिक। बात आ रही है सबको समझ? देखो ये कंपटीशन का कितना अच्छा MCQ बनता है। वो इसको अननोन दिखा देंगे, फिलअप की फॉर्म में दिखा देंगे, फिलअप की फॉर्म में। तो ये स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की खास बात है। जब मीडियम आपने स्ट्रांगली बेसिक लिया, तो प्रोसेस वहां जाके रुक गया, +6 ही बनेगा, साथ में वाटर बनता रहेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। और इसी इसको पता क्या बोलते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम मैग्नेट। एक होता है पर मैग्नेट, ये मैग्नेट होता है। आप में से किसी को पता है, जैसे आप कभी मार्केट से ना कभी पत्थर स्टोन खरीदने के लिए जाओ, आपने कभी सुना होगा कि एक पत्थर होता है उसका नाम ही मैग्नेट होता है, मैग्नेट स्टोन कहते हैं, किचन वगैरह में लगाते हैं। किसी को पता है मैग्नेट किस कलर का होता है? मैग्नेट स्टोन ग्रीन कलर का होता है। आई थिंक क्लियर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए पोटेशियम मैग्नेट बना, हमें चाहिए पोटेशियम पर मैग्नेट। हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करेंगे पोटेशियम मैग्नेट का। देखो इसका ऑक्सीडेशन करना सीखते हैं, कैसे इसका ऑक्सीडेशन करें। देखो सब अटेंशन पे करना, फिर एक साथ कॉपी करेंगे। देखो इसका ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिटिक, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प लें और इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर दें। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने K2MnO4 बनाया ना, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो, करंट पास कर दो, ये टूट जाएगा आयंस में। देखो ये आयंस में ब्रेक हो गया, आयनिक पार्ट था ना, टूट गया। ये वाला पार्ट इसका कहां पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। कहां जाएगा? एनोड पे। किसी को पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीडेशन हो गई, दैट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन गया? ये पर मैग्नेट बन गया, पर मैग्नेट। और इसने पोटेशियम आयन से मिलके क्या बना लिया? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसने पोटेशियम आयन से मिलके क्या बना लिया? पोटेशियम पर मैग्नेट। देखो एक तरीका तो ये होगा KMnO4 बनाने का, ठीक है। अभी को कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। यहां पर ना हमारे पास और भी ऑल्टरनेट्स हैं। आपने पोटेशियम मैग्नेट तो बना लिया था, आप चाहे इसका ऑक्सीडेशन कर देते KNO3 के साथ, पोटेशियम नाइट्रेट, वो इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीकारक है ना, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? KMnO4। इसकी जगह ना आप और भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप यहाँ पे ओजोन ले सकते हैं, ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो सुन लो एक मिनट, ये जो हमारा सेकंड स्टेप हुआ ना, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं? चाहे तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर दें, हमारी मर्जी है। चाहे हम पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, चाहे हम ओजोन ले लें, और चाहे हम यहाँ पे क्लोरीन ले लें, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन करके क्या बना देंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बना देंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये सबसे खास बात है, जो पोटेशियम मैग्नेट है ना, उसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। आप इतना पार्ट कॉपी करें, आप इतना पार्ट कॉपी कॉपी कर लीजिए, इससे बन जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट।
ठीक है, आप बना सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेटिक KMnO4 है। ठीक से कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे चाहे वैसे करने वाले। देखो, एक दो बातें आपको शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कहना बताइए, क्या क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन वर्ड के हिसाब से? ऑक्सीडेशन, कोई ऐसा कोई स्पेशल वर्ड्स नहीं है, नॉर्मल से वर्ड्स हैं। तुमने कॉपी कर लिया उम्मीद है। ओके, हाँ, क्लियर है, होप सो है ना? ठीक है, तो फाइनल है। दोनों तीन स्तर हमारे हो गए। देखो यहाँ पे ना कुछ और भी ऑल्टरनेट्स बन सकते हैं। देखो, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, इस जगह पे ना यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस पॉसिबल है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी से ऑक्सीडेशन किया, ओजोन से किया, क्लोरीन से किया, पोटेशियम नाइट्रेट से किया। एक ऑप्शन हमारे पास और भी है ऑक्सीडाइज करने का। करें इसको डिस्कस? ये हो गया, सबने कॉपी कर लिया? चलिए, देखो, पे टेंशन में। देखो, अब यहाँ पे एक स्टेप देखो, बहुत डेंजरस स्टेप है, बहुत ही मगिंग वाला स्टेप है। देखो, बेस्ट कर देना, ध्यान देना। जैसे अभी आपने क्या किया, पारोलुसाइड ओर लिया, उसको एल्कली के साथ फ्यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बना था बताओ, बिना देखे बताओ क्या बना था, बिना देखे बताओ। पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4। और मैग्नेट सारे के सारे किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के। अभी कहा था मैंने, ग्रीन स्टोन होता है। अभी नोट मत कीजिएगा। अब देखिए, हमारा एम है, पोटेशियम पर मैग्नेट चाहिए। देखो, बुक्स में ना अब एक स्टेप और डिस्कस हुआ, और ये स्टेप ना रियल रटने वाला स्टेप होगा। देखो, इसमें क्या लिखा है, वो कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे ना, देखो, हमने मैग्नेट आयन निकाला, इसको रिएक्ट करवाया हमने न्यूट्रल मीडियम में। कौन से मीडियम में? न्यूट्रल या फिर एसिडिक। देखो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना एक परेशानी वाली बात है बहुत बड़ी। देखो, रस समाना, देखो मैं भी यहाँ परेशान हो जाऊंगा।
क्या किया आपने, इसको न्यूट्रल मीडियम में लिया। ये बताओ न्यूट्रल मीडियम में इसकी स्टेबल स्टेट क्या थी, +4। तो ये 100% अपने आप को +4 करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये अपनी स्टेट डाउन करेगा तो किसी की अप भी करेगा। तो ये अपनी ही अप कर लेगा, अपनी ही डाउन कर लेगा। इसका नाम होता था डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो अभी सुनना, जब अपनी स्टेट डाउन करेगा, चलो ये बात तो बड़े आराम से डाइजेस्ट होगी, +4 कर लिया। अब जब ये अप करेगा, बताओ +6 से ऊपर कितनी कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है इसके बाद, क्या बनेगा, MnO4 नेगेटिव। सब बच्चों को आ रहा है समझ। देखो पता है यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात क्या है, बुक्स में लिखा कि ये काम एसिडिक मीडियम के अंदर भी हो सकता है। ये है टेंशन वाली बात। जबकि एसिडिक मीडियम में तो उसको अपनी स्टेट कितनी करनी थी, +2। +2, जबकि इसने +2 कहीं भी नहीं करी। तो यहाँ आके ना देखो बहुत बड़ी एक टेंशन वाली बात है ये ना, ये कंपटीशन में हाईलाइट होती है। इसको जेई वाले भी राइज करते हैं, लेकिन रटना पड़ता है। देखो यहाँ के हेल्पलेस है, शायद ये मीडियम बहुत ज्यादा, बहुत वीक हो। मतलब मुझे शायद बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। या तो किसी हायर बुक से स्टडी करा जाए। बहुत वीक मीडियम होगा, बहुत वीक। वरना तो इसको लॉजिकली अपनी स्टेट कितनी कर रही थी, +2 कर रही थी। तो आपको यहाँ पे ना केयरफुल होना पड़ेगा, ये बड़ा एक डेंजरस स्टेप काउंट करूंगा मैं। ठीक है, एक तो ये इंक्लूड कर लेना। अब एक साथ कॉपी करेंगे। देखो यहाँ पे आके हेल्पलेस है। पता है कितनी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ना अननोन कर देते हैं। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन के अंदर, ध्यान देना प्लीज। एक मिनट देखिए, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। आईआईटी आपके सामने इस प्रॉब्लम को ऐसे राइज करने वाली है, इसको तो फिलअप बना देगी, मालूम नहीं क्या बनाया। इसको ये बना देगी और पूछेगी यहाँ पे क्या बनेगा। देखो अब जनरली हमारे दिमाग में फंडा क्या है कि ये तो अपनी स्टेट कितनी करेगा, +2। करना तो यही चाहिए, लेकिन यहाँ के हेल्पलेस नहीं है। हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो मीडियम है ये बहुत कम एसिड है, ये +2 नहीं करेगा, कितनी करेगा, +4 करेगा। देखो ये बिल्कुल रटने वाली केमिस्ट्री, यहाँ बिल्कुल हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते। इसको अच्छे से नोट कर लेना। अभी एक छोटी सी बात और शेयर करूंगा मैं। देखो केमेनोफोर एक और तरीके से बन सकता है। अगर हम मैग्नीज आयन लें, Mn2+, और इसकी रिएक्शन कराएं, देखो एक आयन लिखूंगा मैं, कभी सुना हो आपने, S2O8 नेगेटिव। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। इसका नाम होता है परऑक्सी डाई सल्फेट। बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, होता खुद एसिडिक मीडियम में, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसकी स्टेट हाईएस्ट पहुंचा देगा, कितनी कर देगा, प्लस +7। इसको +7 करने का मतलब है यहाँ पे क्या बन गया होगा, पर मैग्नेट आयन। +7 का मतलब है यहाँ पे क्या बन गया होगा, पर मैग्नेट आयन। बोलो आ रहा है समझ। रीजन है बहुत ही पावरफुल, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको प्लीज इंक्लूड करें। देखो इसीलिए कहते हैं अप्लाई करें, अप्लाई। डॉक्टर बनना है ना भाई साहब, प्रैक्टिस करो आप, प्रैक्टिस वो आपकी नील है नील। बुक्स आपने नहीं खरीदी, कभी आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते यार, टोटल ना ऐसा लगता है बिल्कुल अनफेयर। इतना बड़ा ड्रीम आपने सोच लिया, लेकिन ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके एफर्ट जीरो है। तो ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत करिए। बातें करने से सिर्फ यहाँ से चलेगी, ऐसे थोड़ा सिलेक्शन होता है। इसका मतलब आप सीरियस ही नहीं, बनना नहीं चाहते, बस ऐसे झूठ मूठ जाएगी। बस मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर रिलेटिव में कर रहे होते तो बहुत चेंजेस दिखते हैं, अपने को चेंजेस ही नहीं हुए। आपको ना अप्लाई करना होगा। जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे आपको लगेगा कहीं कहीं फंसेंगे आप लोग, डिस्कशंस होंगे तो अपने आप इम्प्रूवमेंट हो। लीजिए पर मैग्नेट की प्रिपरेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई। प्रिपरेशन जो इसकी गई थी, पीछे गर्ल्स को डाउट हो मेरे से बताओ, बोलो मत आपस में। चलिए क्लियर सो फार। नेक्स्ट वन हेडिंग इज,
क्लियर सो फार। इसको रब कर दें। तो पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो दो स्टेप देखो मैंने मार्क कर दिया इनको, रियली दोनों अपने आप बहुत डेंजरस स्टेप्स हैं। पर्टिकुलरली ये तो बहुत ही टफ है। कई स्टूडेंट्स ने मेरे से राइज भी किया है, इसको कन्विंस करना जैसे इम्पॉसिबल हो, हेल्पलेस है यार। अब जाके देखो आपको नीट के अंदर ऐसी किसी टेस्ट सीरीज में मिलेगा, लेकिन आप किस टाइम का है। ओके बॉयज, ठीक है, डन है। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉल्ड यार फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, भौतिक गुण कहते हैं। केमिनो4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, अभी डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात ये वाटर सोल्यूबल होता है, सब ध्यान देना। आयनिक कंपाउंड है, पानी में तो घुलेगा ही घुलेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते ही होते हैं। और पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पर्पल कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, बात नहीं करनी किसी को। ये पर्पल कलर का होता है, अभी देखा होगा लैब में क्रिस्टल्स भी होते हैं इसकी। ठीक है, इसकी तीन बड़ी कॉमन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एक साथ कॉपी कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो स्टूडेंट जरा टेंशन पे करिए, एक साथ कॉपी करेंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पर मैग्नेट आयन के। देखो मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा। एक पर मैग्नेट है और एक मैग्नेट है। इसका नाम मैग्नेट, इसका नाम पर मैग्नेट। देखो पर मैग्नेट कैसे बनेगा। मैग्नीज के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, अंडरस्टूड है। बाकी के साथ डबल बॉन्ड बनेगा। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वो बता सकता है इस टाइम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका? नो नो, D3S। इसके साथ भी वही केस जो लास्ट टाइम हुआ था। 3D और एस में एनर्जी गैप कम था ना, तो D3S आएगा। ये 3D कौन कौन से होंगे? DXY, YZ और ZX। ये 3D होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और है, इसकी शेप क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। अच्छा इसके अंदर ना कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो सारी बॉन्डनेस कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या प्ले कर रहा होगा? रेजोनेंस प्ले करेगा। देखो इसकी सारी बॉन्डनेस इक्वल आएंगी। इस तरह से शेप होती है इसकी। और ये चार्ज है ना, इन सब में बढ़ जाएगा -1/4 ईच। सबके पास -1/4 चार्ज चला गया। सब एग्री? अब हम बनाते हैं पर ये वाला केस, मैग्नेट। देखो मैग्नेट के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक बार शेयरिंग, दोबारा शेयरिंग, 2 बार डबल बॉन्ड। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ना अनपेयर्ड रह गया। कैसा रह गया? क्या बोलते हैं ऐसे स्पीशी को? पैरामैग्नेटिक। हम बोलेंगे इसको पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होता है, रिमेंबर। जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करे उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D3S है। इसकी शेप भी कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। इसकी भी सारी बॉन्डेंस कैसी आती है? इक्वली आती है। बिल्कुल वही सेम केमिस्ट्री है। कॉन्जुगेशन वहां पर है, कॉन्जुगेशन वहां है। देखो सबके सब सिर्फ इस तरह से आ रही है। इसका चार्ज भी बढ़ जाएगा, -2 है ना, 4 ऑक्सीजन बढ़ेगा एक के लास्ट लास्ट पार्ट में, -½ आएगा। -2/4 इज -½ ये इसको भी कॉपी कर लेगा 10 से। और ये पैरामैग्नेटिक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये लास्ट स्पीशी जो है ना, ये पैरामैग्नेटिक है। इसके अंदर ये खास बात है, ये पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है। कॉपी करो इसको। प्योर प्योर। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
मैं रखूँ मैं क्लास में D3S इसका हाइब्रिडाइजेशन है शेप इज टेट्राहेड्रल। D3S हाइब्रिडाइजेशन है शेप इज टेट्राहेड्रल और ये पैरामैग्नेटिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक इसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय।